हाँ मित्रों, क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज अगले टॉपिक की बात करते हैं। अपना टॉपिक है आज का दबाव समूह। इससे पहले अपन ने निरंकुश तंत्र की, अधिनायक तंत्र की बात की थी। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं दबाव समूह, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेशर ग्रुप। अब देखिए कि दबाव समूह है क्या चीज। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछा गया दबाव समूह का अर्थ क्या है, तो दबाव समूह कुछ लोगों का एक समूह है जो अपने उद्देश्य और कार्यों को पूरा करने के लिए सरकारी तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब वो सरकारी तंत्र भी हो सकता है या अर्ध सरकारी भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों का संगठित रूप से समूह है, ठीक है, या असंगठित रूप से ऐसा समूह है जो अपने कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। ठीक है, और अपने हित में कार्यों को करवाने की कोशिश करता है। जैसे अपन एक उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए कई बार अपन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में कि जैसे कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो कई बार हड़ताल पर चले जाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ठीक है, और लगभग सरकार उनकी मांगों को लगभग हर बार पूरा करने की कोशिश करती है। तो वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमारे पक्ष में इस प्रकार की नीति लागू की जाए। तो वो एक दबाव समूह हो जाता है बहुत से डॉक्टरों का। उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, सरकारी टीचर भी हो सकते हैं, मजदूर वर्ग भी हो सकता है, कृषि संगठन भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं दबाव समूह हैं, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो दबाव समूह क्या होता है? एक लोगों का समूह था जो अपने हित में नीति बनवाने की कोशिश करता है। अब देखिए मैंने दबाव समूह को सीधे सरल शब्दों में लिखा कि दबाव समूह है सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी समूह है कहे जा सकते हैं। गैर सरकारी समूह है कहे जा सकते। ठीक है, दबाव समूह है कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी समूह कहे जा सकते हैं। अब एक विचारक है, राजनीतिक विचारक है बॉडीगार्ड, वो क्या कहते हैं दबाव समूह के बारे में कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, जो सार्वजनिक नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें। एक राजनीतिक विचारक का बॉडीगार्ड वो ये कहते हैं कि दबाव समूह क्या है कि दबाव समूह है एक औपचारिक संगठन है, ठीक है, जिसके एक या कुछ और या सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं जो सार्वजनिक नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें। ठीक है, अब एक राजनीतिक विचारक हुआ है एस.ई. फाइनर। एस.ई. फाइनर क्या कहते हैं? एस.ई. फाइनर वो दबाव समूह को क्या कहते हैं? अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। अज्ञात साम्राज्य ये बहुत बार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को किसकी संज्ञा दी है? अज्ञात साम्राज्य की। यानी कि ये जो दबाव समूह होते हैं वो एक पर्दे के पीछे रहकर अपना कार्य करते हैं, इस प्रकार को अज्ञात साम्राज्य भी कहा गया है। अब ये तो हो गया जैसे मान लीजिए अब इसमें देखिए परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको कि दबाव समूह का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें आप उसका सरल शब्दों में अर्थ लिखिए या बॉडीगार्ड के अनुसार परिभाषा लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में आपको पूछा सकता है। दूसरी बात, एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह के बारे में क्या कहा है? तो ये अज्ञात साम्राज्य। तो ये तो हो गई छोटे क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं अपन कि दबाव समूह के लक्षण कौन कौन से हैं।
देखिए दबाव समूह के कौन कौन से लक्षण हैं। पहला मैंने लिखा है कि सीमित उद्देश्य। अब देखिए दबाव समूह का मैंने आपको बताया कि दबाव समूह जो है उनका कुछ लोगों का एक समूह होता है दबाव समूह, ठीक है, और अपने पक्ष में नीतियों का वो निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कि सीमित उद्देश्य। दबाव समूह का सीमित उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि वो सिर्फ अपने पक्ष में नीति या अपने पक्ष में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने पक्ष में करवाने का वो प्रयास करते हैं और वो कार्य होते ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ लिमिटेशन होता, सीमित होता है और वो उस उद्देश्य की पूरा होते ही वो दबाव समूह है तो बिखर जाता है या नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी मैंने बात की औपचारिक व अनौपचारिक रूप से संगठित। औपचारिक का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से या किसी प्रकार का एक वैलिड जो समूह होता है, ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए एक समुदाय का हो या एक जाति विशेष का हो या एक नौकरशाही का हो। दूसरा शब्द मैंने लिखा है कि अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब किसी प्रकार की उसमें कोई बाध्यता नहीं, किसी भी जाति का, किसी भी व्यक्ति संबंध का, किसी भी समुदाय का इसमें व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो ये क्या होता है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से संगठित होते हैं दबाव समूह के। जो पहली विशेषता मैंने लिखी सीमित उद्देश्य, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संगठित। तीसरी है संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। तीसरी विशेषता देखिए कि संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। दबाव समूह बहुत बार देखा गया है कि दबाव समूह कई बार तो क्या है कि शांतिपूर्वक अपनी बातें मनवाने के लिए हड़ताल रैली वगैरह ये सब करते हैं और कई बार वे ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं कि वो असंवैधानिक बन जाते हैं, यानी कि लाठी भाटा हो गया, बंदूकें हो गई, तलवारबाजी हो गई, किसी के ऊपर पथराव करना। तो कई बार क्या होता है संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों साधनों का प्रयोग करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो एक दबाव समूह का ये भी लक्षण है कि वो असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करने के लिए भी उन्मादित हो जाते हैं। चौथा है राजनीति व प्रशासन में परोक्ष भूमिका। राजनीति व प्रशासन में परोक्ष भूमिका। राजनीति व प्रशासन में परोक्ष भूमिका। अभी मैंने आपको बताया कि दबाव समूह है वो अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई ऐसी फाइनल के द्वारा, और दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो दबाव समूह है वो एक पर्दे के पीछे रहकर अपना कार्य करता है। तो राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इनकी कोई दबाव समूह की भूमिका नहीं रहती, वो एक पर्दे के पीछे रहकर राजनीति और प्रशासन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। यानी कि राजनीति में भी वो जैसे मान लीजिए कोई सांसद है, कोई विधायक है, तो उनके मनोनयन में वो रुचि दिखाते हैं और जब उनके सदस्य विधानसभा या संसद में पहुंच जाते हैं तो अपने पक्ष में वो उस नीति को लागू करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रशासन में भी वो ये सब कार्य करते हैं, ठीक है। और एक बिंदु है कार्यकाल निश्चित नहीं। कार्यकाल या समय निश्चित नहीं। एक जो अगली जो लक्षण है इसके दबाव समूह की कार्यकाल और समय निश्चित नहीं। दबाव समूह का पहले मैंने बताया कि जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, जब उनके पक्ष में नीति बन जाती है तो उनका कार्यकाल और जो उनका समय है वो पूरा हो जाता है। तो ये जो दबाव समूह की ये जो 5 मैंने लक्षण लिखे वो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है दबाव समूह के लक्षण कौन कौन से हैं। सीमित उद्देश्य होता है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, राजनीति व प्रशासन में परोक्ष भूमिका है, कार्यकाल या समय इनका निश्चित नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं तो दबाव समूह का वर्गीकरण।
अब देखिए दबाव समूहों का जो वर्गीकरण है वो कौन सा है कि जो रांती विचारक है ब्लांडेल और आमंड ने इनको दबाव समूहों को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? पहला समुदायात्मक दबाव समूह, दूसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह है, तीसरा संस्थात्मक दबाव समूह है, और चौथा है प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह। तो आमंड ब्लोंडेल तथा आमंड ने 4 भागों में बांटा है, प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह है। दबाव समूह का जो मुख्य वर्गीकरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ब्लोंडेल तथा आमंड ने 4 भागों में बांटा है, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, संस्थात्मक दबाव समूह और प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह है। अब देखिए समुदायात्मक दबाव समूह क्या है कि किसी एक समुदाय का संगठन हो, जैसे मान लीजिए श्रमिक संगठन हो गया, जो कृषि से संबंधित कृषक संगठन हो गया, किसी एक समुदाय से संबंधित, जैसे मान लीजिए कुछ लोग आंदोलन करते हैं, वो अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इस प्रकार के समुदाय को समुदायात्मक दबाव समूह कहा जाता है। दूसरा मैंने लिखा है असमुदायात्मक दबाव समूह, इसमें समुदाय का कोई महत्व नहीं है, बहुत से लोग किसी भी अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने पक्ष में नीतियाँ बनाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव डाल सकते हैं। जैसे अलग अलग धर्म के हो गए, जाति के हो गए, अलग रक्त संबंध के हो गए, तो इन सबको असमुदायात्मक दबाव समूह में शामिल किया गया है। तीसरा है संस्थात्मक दबाव समूह है। अब ये जो मैंने संस्थात्मक दबाव समूह लिखा है वो सरकारी भी हो सकता है, अर्ध सरकारी भी हो, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं मतलब जैसे विश्वविद्यालय हो तो विश्वविद्यालयों का जो शैक्षणिक स्टाफ है वो जैसे मान लीजिए दबाव समूह हो गया, शैक्षणिक दबाव समूह हो गया, या किसी हॉस्पिटल के कर्मचारी हो गए, तो वो इस संस्थात्मक दबाव समूह में आता है। नंबर 4 मैंने लिखा है प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह है। इसमें किसी प्रकार का संगठन नहीं होता, ये असंगठित भी होते हैं, संगठन इसमें कोई जरूर नहीं है, अनौपचारिक भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें प्रदर्शनकारी या अनियमित जो मैंने शब्द लिखा है इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता, किसी भी प्रकार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर इनको आमंड तथा ब्लोंडेल ने 4 भागों में बांटा है दबाव समूहों को। तो ये आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले जो तरीके हैं वो कौन कौन से। आगे बढ़ते दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन या तरीके वो कौन कौन से हैं। पहला है लॉबिंग।
देखिए लॉबिंग का क्या होता है, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करना कि वो उनके पक्ष में कानून बना सके। तो लॉबिंग का होता है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करना। विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करना। दूसरा है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो दबाव समूह द्वारा कौन कौन से साधन बनाए जाते हैं? लॉबिंग का मतलब रहेगा विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करना, यानी कि विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करते हैं कि उनके पक्ष में वो कानून बनाए जा सके। दूसरा लिखा है मैंने प्रचार प्रसार करना, किसी भी चीज को लागू करने के लिए या उस पर विभिन्न प्रकार के लोगों का, सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, उस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाता है। तीसरा है गोष्ठियाँ आयोजित करना। गोष्ठियाँ आयोजित करना। नंबर 4 है न्यायालय की सलाह। गोष्ठियाँ आयोजित करना और नंबर 4 में लिखा है न्यायालय की सलाह। तो गोष्ठियाँ आयोजित करने से मतलब क्या हुआ, यहाँ विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ या जैसे गाँव में चौपाल की सुविधा होती है और सभाएं आयोजित करना कि साहब अपन इस कार्य के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार का इस कार्य के लिए ध्यान आकर्षित करेंगे जिससे कि सरकार या प्रशासन है जो इस समस्या का समाधान कर सके। और नंबर 4 है जब उनकी नहीं सुनवाई होती तो न्यायालय में ये याचिका दायर की जाती है और उस चीज को सही करने की या उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो दबाव समूह के द्वारा ये जो साधन या जो मैंने लिखे हैं चाहिए अधिकतर अपनाए जाते हैं लॉबिंग, प्रचार प्रसार करना, गोष्ठियाँ आयोजित करना और न्यायालय की शरण। आप अपनी नोटबुक में ये चीज नोट कर लीजिए, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे आगे कि दबाव समूह के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, या दबाव समूह के कौन से कार्य हैं वो लिखिए। अब देखिए कि दबाव समूहों द्वारा कौन कौन से कार्य जो किए जाते हैं, वो सबसे पहले इस शासन शक्ति को प्रभावित करना है। शासन शक्ति को प्रभावित करना। अभी मैंने आपको बताया कि दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है। ठीक है, मैंने इसमें बिंदु लिखा है कि शासन शक्ति को प्रभावित करना। वर्तमान समय में जैसे अपन बात करें कि भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी एक दबाव समूह है जो कार्य करता है, वो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हिंदूवादी संगठन भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं RSS की विचारधारा से प्रभावित होती है। और जो RSS में जैसे हिंदूवादी संगठन उसको कहा गया है, हिंदुत्व को के ऊपर जोर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित है या RSS उस चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश करता है। दूसरा है सरकार की निरंकुशता को रोकना। सरकार की निरंकुशता को रोकना। कई बार सरकारें अपनी मर्जी के अनुसार जो कानूनों का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के हित में कानून बनता है या किसी के अहित में कानून बनता है, तो कई प्रकार के संगठन हैं। अभी मैंने जो बताए दबाव समूह के प्रकार संगठन हैं, श्रमिक संगठन है, जैसे कृषि संगठन है, मजदूर संगठन है। तो जैसे मान लीजिए उनकी जैसे हानि होती है या उनके पक्ष में कानून नहीं बनाए जाते,
तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं कि सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो सरकारें क्या है कि जैसे कानूनों का निर्माण करती हैं तो वो अपनी रेखा से बाहर नहीं जाकर उन कानूनों का निर्माण करती हैं जिससे लोगों का अहित ना हो। तो जो दबाव समूह है वो सरकार की निरंकुशता को रोकने का कार्य भी करते हैं। तीसरा है लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन, जिस प्रकार से लोकतंत्र में सभी लोगों को सभी प्रकार की छूट मिली होती है, तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की जो कमियां होती हैं उनको उजागर करने का कार्य दबाव समूह करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का विकास नहीं है या कहीं शिक्षा प्रश्न की समस्या है, कहीं सरकारी साधनों की समस्या है, बसों की समस्या है, कहीं ना कहीं कई गाँवों में स्कूलों की समस्या है, तो दबाव समूह उस चीज़ को उजागर करने का दबाव समूह उस चीज़ को हमेशा उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो दबाव समूह है उसको लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन भी माना गया है। व्यक्ति व सरकार के मध्य, एक अगला है व्यक्ति व सरकार के मध्य, व्यक्ति व सरकार के मध्य संचार का साधन। जो दबाव समूह है वो एक जैसे व्यक्ति सिंगल व्यक्ति उस सरकार के मध्य संचार का साधन भी है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऊपर बताया कि व्यक्ति की बहुत सी सारी समस्याएं होती हैं तो सरकार इतने प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पाती। तो जो दबाव समूह है वो जैसे मान लीजिए अपने पंचायत स्तर पर या तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर उन व्यक्तियों की समस्याओं को उजागर करते हैं जिससे कि प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो दबाव समूह का मैंने लिखा है, ये सब दबाव समूह के कार्य हैं। शासन शक्ति को प्रभावित करना, सरकार की निरंकुशता को रोकना, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन, व्यक्ति व सरकार के मध्य संचार का साधन। एक है शासन की सूचनाएं एकत्रित करना, शासन की सूचनाएं करना। दबाव समूह का एक कार्य भी शासन की सूचनाएं एकत्रित करना। जैसे मान लीजिए प्रशासन के संबंध में क्या कहा जा रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार क्या होने वाला, चुनाव किस प्रकार होने वाला, किन मुद्दों पर लड़ा जाना है। जैसे चुनाव से पहले जो राजनेता होते हैं वो बहुत सी चीज़ों का विकास करने की बात करते हैं और तो दबाव समूह को नोट किया जाता है कि वास्तव में कौन सी चीज़ का विकास हुआ है, कौन सी नहीं हुई है। तो जो दबाव समूह है वो सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य भी करते हैं और कुछ समय बाद उन चीज़ों को प्रसारित किया जाता है कि वास्तव में वो काम सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। तो आप अपने नोटों में नोट कर लीजिए दबाव समूह के कौन कौन से कार्य हैं। अब देखें, एक बार दोबारा बात करते हैं कि दबाव समूह को जो मैंने आपको शुरू में बताया किसका अर्थ है, फिर इसकी जो मैंने परिभाषा बताई है कि जो दबाव समूह के लक्षण हैं, दबाव समूह में कौन कौन से कार्य हैं, ये सब चीज़ें आपको, जैसे मान लीजिए दबाव समूह का निबंधात्मक क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो दबाव समूह का जो मैंने आपको लिखा है वो सारे टॉपिक इसमें लिखने पड़ेंगे और कम से कम इनका 2-2, 4-4, 5-5 लाइन में इनका आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो दबाव समूह में आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।